बच्चों गुड मॉर्निंग। बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। चलिए आज हम नया अध्याय अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे। और अनुपात और समानुपात में सबसे पहले हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात हम किसे कहते हैं, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इनका संयोजन किसे कहते हैं। वास्तव में जो अनुपात है वो दो राशियों की तुलना कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे हाथ में एक डस्टर और एक स्केल हो, दोनों लकड़ी के हैं, या हम यह कह सकते हैं कि दोनों समान जाति के हैं, और इन दोनों लकड़ियों के को यदि हम एक ही आधार टेबल के ऊपर में रखें तो हम क्या पाते हैं कि डस्टर की जो ऊंचाई है वह कम है और स्केल की जो ऊंचाई है ज़्यादा है। हम ये बोल सकते हैं कि डस्टर की तुलना में स्केल जो है वो ज़्यादा लंबा है, या स्केल की तुलना में डस्टर जो है वो छोटा है। तो स्केल और डस्टर के बीच में आपस का संबंध ही अनुपात कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे हाथ में दो चाक है, दोनों समान जाति के हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि एक चाक ज्यादा लंबा है और दूसरा चाक छोटा है। इन दोनों चाकों के बीच में यदि हम संबंध देखते हैं, यहीं से हम इसको नापने की कोशिश करते हैं, तो 1, 2, 3 और ये लगभग 4 गुना। इस छोटे चाक की तुलना में ये जो बड़ा चाक है ये 4 गुना है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या हुआ कि हमारे बाएं हाथ का जो चाक है वो दाहिने हाथ की चाक की तुलना में 4 गुना ज्यादा लंबा है। तो हमको अनुपात क्या बताया? दो सजातीय राशियों में आपस का संबंध। तो दो सजातीय राशियों का आपस में जो संबंध होता है वही संबंध अनुपात कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, अनुपात की परिभाषा, दो सजातीय राशियों में वह संबंध जो हमें यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है या कितना भाग है। राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। पहली राशि यदि A व दूसरी राशि B हो तो अनुपात A अनुपात B लिखा जाता है तथा इसे A बटे B भी लिखते हैं। ये तो हो गई अनुपात की परिभाषा। अब इसका नामकरण करते हैं हम। तो ये जो पहली राशि है ए राशि, इस ए राशि को पहला पद को हम पूर्व पद कहते हैं, और यह जो बीच का चिन्ह लगा हुआ है यही चिन्ह को हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं, अनुपात का चिन्ह कहते हैं। और
ये दूसरी राशि भी, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। पहली राशि को हम पूर्व पद कहते हैं, यह अनुपात का चिन्ह है, और यह जो दूसरी राशि है, इस दूसरी राशि को हम उत्तर पद कहते हैं। अब अनुपात की परिभाषा हो जाने के पश्चात हम आते हैं इसकी विशेषताओं में। अनुपात की विशेषताएं, अनुपात की विशेषताएं में हमने आपको सबसे पहले बताया अनुपात की विशेषताओं के बारे में कि अनुपात जो हम ज्ञात करते हैं किसी भी राशियों का, वो दो सजातीय राशियों में ही ज्ञात करते हैं, या दूसरे शब्दों हम ये बोल सकते हैं अनुपात सदैव सजातीय राशियों में ही ज्ञात की जाती है, या सजातीय राशियों में भी ही निकाली जाती है। तो पहली विशेषता ये हो जाएगी इसकी कि अनुपात सदैव सजातीय राशियों की ही ज्ञात की जाती है। और दूसरी विशेषता है कि यदि हमको अनुपात का मान ज्ञात करना है तो पहली राशि से दूसरी राशि को भाग दे करके हम अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। पहली राशि को दूसरी राशि से भाग देकर अनुपात का मान ज्ञात किया जाता है। हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया था चाक का, कि यदि हमारे हाथ में दो चाक है, बाएं हाथ में बड़ी चाक है और दाहिने हाथ में उससे थोड़ी सी छोटी चाक है। अब इस बड़ी चाक और दूसरी चाक में हमको संबंध ज्ञात करना है, तो यदि हम इसको देखते हैं बड़ी चाक को, इसकी लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर हो, बड़ी चाक की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और छोटी चाक की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो पहली राशि 10 सेंटीमीटर और दूसरी राशि 5 सेंटीमीटर। दूसरी हमने इसके विशेषताओं में बताया कि अनुपात सदैव सजातीय राशियों की ही ज्ञात की जा सकती है। दोनों चाक सजातीय राशियां हैं, दो राशियां अलग अलग है, तो हम दोनों चाक की ही तुलना कर रहे हैं। दूसरा चीज बताया कि पहली राशि को दूसरी राशि से भाग देकर अनुपात का मान ज्ञात किया जा सकता है। और अनुपातों को हम a बटे b के रूप में लिखते हैं। तो जब a बटे b के रूप में लिखे, a का मान आया 10 सेंटीमीटर, b का मान आया 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा 2/1। कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो पहली चाक है वो दूसरी चाक की 2 गुनी है। ऊपर में 2 आया, 2 गुनी है। या हम इसको नाप के भी देखते हैं तो 1 और ये 2 गुनी आ गई। और एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम पहले तो इसके माप के साथ में मात्रक को लिखे, लेकिन इसके दोनों मात्रक या दोनों इकाइयां आपस में कट गई और सिर्फ 2 बचा।
या हम ये बोल सकते हैं कि अनुपातों का कोई मात्रक, कोई इकाई नहीं होता है। इसके बाद अनुपात की विशेषताएं कुछ और आती हैं, जैसे अनुपातों में हम समान राशि की गुणा करते हैं तो उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे हमारा कोई अनुपात है A/B, इस अनुपात में यदि हम A का गुणा K से कर दिए और B का भी गुणा K से कर दिए तो ये गुणा होने के पश्चात AK/B हो गया, या हम इसको लिख देंगे AK/B। तो तीसरी विशेषता है, अनुपात में समान राशि का उसके पूर्व पद या उत्तर पद में गुणा करने पर उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता। ठीक उसी तरीके से अनुपात के पदों में समान राशि का भाग देने पर भी उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भाग देने के उपरांत A/K अनुपात B/K। भाग हो गए, गुणा हो गए। दूसरा चीज, कोई भी अनुपात का क्रम नहीं बदलता है। क्रम नहीं बदलता है से आशय ये है पांचवा में, जैसे कि कोई अनुपात है हमारा जिसे हम A/B के रूप में लिखे हुए हैं, यदि हम इसको उल्टा लिख दें तो यह हो जाएगा B/A। तो ये जो A/K है वो A/B है, वह B/A के बराबर नहीं होगा। आप उसको उदाहरण से भी समझ सकते हो। पहले जो उदाहरण बताया गया था A/B बराबर 10/5, हम जब इसको कैंसिल किए तो 2/1 आया। जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब आधा होता है। तो पहला 2 गुना आया था और दूसरी बार में यदि हम उसको B/A के रूप में कर दिए तो वो आधा हो गया। तो वो दोनों समान नहीं होंगे। या हम यह कह सकते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कि कोई भी अनुपात का व्युत्क्रम जो है वो अपने पूर्व अनुपात के समान नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा अनुपातों का संयोजन। हमारे जो अनुपात होते हैं A/B, इसका जो ऊपर का पद है वह पूर्व पद और नीचे हर का जो पद है वह उत्तर पद कहलाता है। अब अनुपातों के संयोजन में सबसे पहला आ जाता है हमारा संयोजित अनुपात। जब किसी अनुपात के पूर्व पद का गुणा और उत्तर पद का गुणा करते हैं तो जो नया अनुपात बनता है उसे हम संयोजित अनुपात कहते हैं। जैसे हमारे कोई 2 अनुपात है A/B व C/D, तो जो संयोजित अनुपात बनेगा, संयोजित अनुपात इन अनुपातों के पूर्व पद का गुणा, पूर्व पद मतलब ऊपर के पद,
पहले में ए है और दूसरे में सी है, तो ये AC और नीचे BD, यही अनुपात AC अनुपात BD को हम संयोजित अनुपात कहते हैं। दूसरा संयोजित अनुपात के बाद आता है वर्गानुपात। दूसरा महत्वपूर्ण अनुपात है वर्गानुपात। नाम से ही स्पष्ट है कि जब दो समान अनुपातों का आपस में गुणा या दो समान अनुपातों का संयोजित अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। पहले वाले से क्लियर है, संयोजित अनुपात का मतलब क्या होता है? दो अनुपातों का आपस में गुणा, पूर्व पद का गुणा और उत्तर पद का गुणा। ठीक उसी तरीके से वर्गानुपात में दो समान अनुपातों का संयोजित अनुपात। दो समान अनुपात से आशय ये है कि यदि A/B हमारा एक अनुपात है तो दूसरा भी A/B होगा, तभी तो दोनों ये अनुपात समान अनुपात कहलाएंगे। और इन समान अनुपात का संयोजित अनुपात, जब इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो A का गुणा A से होगा तो A का वर्ग, B का गुणा B से होगा तो B का वर्ग, या यही हमारा वर्गानुपात कहलाता है, जिसे A का वर्ग अनुपात B के वर्ग के रूप में लिखते हैं। तीसरा नंबर आता है हमारा घनानुपात। नाम से ही स्पष्ट है, घन मतलब 3 बार, अर्थात 3 समान अनुपातों का संयोजित अनुपात। 3 समान अनुपातों का संयोजित अनुपात A/B, फिर A/B, फिर A/B, ये तीनों समान अनुपात हो गए। और तीनों समान अनुपातों का संयोजित अनुपात मतलब तीनों के पूर्व पदों का हम गुणा कर देंगे तो A का घात 3 बटे B का घात 3 प्राप्त होगा, और इसी को ही हम घनानुपात कहते हैं। और A का घात 3 अनुपात B का घात 3 इसे लिखा जाता है। घनानुपात के बाद आता है हमारा वर्गमूलानुपात। चौथा नंबर पे वर्गमूलानुपात। किसी दिए हुए अनुपात का वर्गमूल, किसी दिए हुए अनुपात का वर्गमूल हमारा वर्गमूलानुपात, या इसे हम आधा अनुपात भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे A अनुपात B का वर्गमूलानुपात। अब A अनुपात B का वर्गमूलानुपात को हम किस तरीके से लिखेंगे? A का वर्गमूल और यह B का वर्गमूल, या हम इसको A की घात 1/2 और B की घात 1/2, या इसी को हम 1/2 A की घात 1/2 अनुपात B की घात 1/2 लिखते हैं। चूंकि A और B के घातों में आधा लिखा हुआ है, इस कारण इसको बोलचाल की भाषा में आधा अनुपात भी कहते हैं, लेकिन वर्गमूलानुपात शब्दों का ज्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट 5वें नंबर में आता है हमारा घनमूलानुपात। जिस तरीके से हमारा वर्गमूलानुपात होता है, ठीक उसी तरीके से घनमूलानुपात होता है। किसी दिए हुए अनुपात का घनमूलानुपात उनके घनमूल का अनुपात होता है, जिसे हम तिहाई अनुपात भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। यदि हमको A अनुपात B का घनमूलानुपात निकालना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A का करनी घात 3 बटे B का करनी घात 3
या a का घात 1/3 बटे b का घात 1/3 या a का घात 1/3 अनुपात b का घात 1/3। इस तरीके के अनुपात को हम घनमूलानुपात कहते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर में आता है हमारा प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा या व्युत्क्रम। अब कोई दिया हुआ अनुपात a अनुपात b कोई अनुपात दिया हुआ हो, तो यदि उसका पूर्व पद अगले अनुपात में उत्तर पद बन जाए और उत्तर पद अगले अनुपात में पूर्व पद बन जाए, तो वह पहले दिए हुए अनुपात का प्रतिलोमानुपात होता है। जैसे हमारा अनुपात a/b दिया हुआ है। इस a को हम पूर्व पद कहते हैं और b को हम उत्तर पद कहते हैं। अब ये इस तरीके से हो जाए कि a और b का, a अनुपात b का प्रतिलोमानुपात, तो यह वह अनुपात होगा जिसमें पहले अनुपात का जो पूर्व पद है a, वो दूसरे अनुपात का कौन सा हो जाए, उत्तर पद हो जाए, नीचे आ जाएगा, और दूसरे अनुपात का जो पहले अनुपात का जो उत्तर पद है वो दूसरे अनुपात का पूर्व पद हो जाए। तो हम इसको क्या कहेंगे, b/a। तो a अनुपात b का प्रतिलोमानुपात b/a या b अनुपात a होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, इस तरीके से हमारे 6 अनुपात हुए। 7वां और आखिरी अनुपात है जिसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र मतलब मिला हुआ। छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलेंगे, मिंजरा। तो इस तरीके से वह अनुपात जो मिला हुआ अनुपात हो, हमारे अनुपात के पद 2 या 2 से अधिक हों, तो उनके पूर्व पदों का गुणनफल और उनके अंतिम उत्तर पदों का गुणनफल से जो नया अनुपात प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। जैसे हमारे 3 अनुपात हैं, a/b, c/d व e/f का मिश्र अनुपात, का मिश्र अनुपात। यहाँ पे 3 अलग अलग अनुपात हैं, a/b, c/d व e/f। तो तीनों अनुपातों का जो गुणनफल होगा a, c, e और नीचे में आ जाएगा b, d, f, ACE/BDF या ACE अनुपात BDF, यह अनुपात हमारा कहलाएगा मिश्र अनुपात। बोलचाल की भाषा में छत्तीसगढ़ी में इसको हम मिंजरा अनुपात भी कहते हैं। ये तो हो गया हमारे अनुपातों का संयोजन या अनुपातों के प्रकार के बारे में।
इस अनुपात के प्रकार के पश्चात एक और आता है, वो है हमारा अनुपातों की तुलना। गणित में तुलना करने के लिए हमारे पास में 3 चिन्ह होते हैं। 3 चिन्ह कौन कौन से होते हैं? एक छोटा है का चिन्ह, एक बड़ा है का चिन्ह और एक बराबर है का चिन्ह। अब यदि हम इन अनुपातों की तुलना करते हैं, पहला में लेते हैं यदि a/b एक ऐसा अनुपात है जो c/d के अनुपात से छोटा है। a/b छोटा है c/d से। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम इनका तिर्यक गुणा करें तो AD छोटा होगा BC से। तो ये पहली तुलना हो गई। a/b छोटा है c/d से, तो AD भी छोटा होगा B और C से। जब हम तुलना करते हैं तो पहले अनुपात का पूर्व पद और दूसरे अनुपात का उत्तर पद, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, और दूसरे बार में पहले अनुपात का उत्तर पद और दूसरे अनुपात का पूर्व पद, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। ध्यान ये रखना है इस समय कि हमको चिन्हों के क्रम को बदलना नहीं है। दूसरी स्थिति आती है हमारी कि a/b बड़ा है c/d से। इस परिस्थिति में भी अब ये जो AD है यह बड़ा हो जाएगा BC के। चिन्हों को हमको पलटना नहीं है। और तीसरी स्थिति आती है a/b बराबर है c/d के, तो A और D यह भी बराबर होगा BC के। तो तुलना हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो दोनों अनुपात एक दूसरे से छोटे या बड़े होंगे या बराबर होंगे। तो ये कहलाया हमारा अनुपातों की तुलना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुपात क्या है, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात की विशेषताएं क्या हैं, अनुपात के प्रकार क्या हैं और अनुपातों की तुलना हम किस तरीके से करते हैं। इन सभी नियमों की सहायता से अब हमको इनके प्रश्नों को हल करना है। कुछ सवाल आज हम देख लेते हैं, इसके कुछ सवाल कल देख लेंगे। तो इसके सवाल में आते हैं। आपके पुस्तक में प्रश्नावली 2.1 में इसके प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें से हम कुछ प्रश्न लेते हैं कि यदि x धन y बटे x ऋण y बराबर 2/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये एक हमारा प्रश्न है कि यदि
x धन y बटे x ऋण y बराबर 2/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हल करते हैं। हमारा दिया है x धन y बटे x ऋण y बराबर 2/3। अभी जब हम सबसे आखिरी में आपको अनुपातों की तुलना के बारे में बताए थे और उस अनुपातों के तुलना में a बटे b बराबर c बटे d लिए हुए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि a और d का गुणा हुआ था, पहले अनुपात का पूर्व पद और दूसरे अनुपात का उत्तर पद, या इसी को हम बोलचाल की भाषा में पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, इस तरीके से हम इसको अच्छे से याद नहीं रख सकते या हम इसको भूल सकते हैं। तो उन शब्दों का हम उपयोग न करते हुए बोलचाल की भाषा में तिर्यक गुणा करने पर लिख लेते हैं। तो जब हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 3 का गुणा x धन y से हुआ और 2 का गुणा x ऋण y से हुआ। लिखने के पश्चात कोष्ठक को खोलते हैं तो 3x धन 3y बराबर 2x ऋण 2y। अब यहाँ पर दो अलग अलग पद हमको दिख रहे हैं, एक x वाले पद दिख रहे हैं और दूसरे y वाले पद दिख रहे हैं। तो हम x वाले पद को एक ओर ले आते हैं और y वाले पद को दूसरी ओर ले जाते हैं, जिसको गणित की भाषा में पक्षांतर करने पर कहते हैं। तो जो भी हम कार्य करें, जो भी हम कार्य करते हैं उसको कॉपी के बगल में लिखना आवश्यक है। और पक्षांतर करने पर यह 3x ऋण 2x जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो धन 3y है दूसरी ओर जाएगा तो ऋण 3y और ऊपर का ऋण 2y। अब x एक ओर आ गए और y दूसरी ओर आ गए। समान चिन्ह जब होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा और ऋण 3y और ऋण 2y ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ऋण 5y हो गए। तत्पश्चात पुनः हम x के नीचे y को ले आए तो दूसरी ओर ऋण 5 के नीचे 1 आ जाएगा। क्यों? जब हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो हमको इसके पहले वाले पद फिर से प्राप्त होने चाहिए। x का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो यह x मिल गया और ऋण 5 का गुणा जब हम y से करते हैं तो यह ऋण 5y मिल गया। हम यह कह सकते हैं कि ये जो हम लिखे हैं वह सही है और यह x बटे y ही हमारा अनुपात कहलाता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर होगा ऋण 5 अनुपात 1 के, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। अभी तक के आप लोगों ने इसको लिख ही लिया होगा। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। एक आध प्रश्न और देखते हैं। जैसे यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5 हो तो 2x धन 3y बटे 3x धन 2y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए पहले से लिखा हुआ था।
जिसको हमने मिटाया नहीं था। अब ये हमारा अगला प्रश्न है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 2x धन 3y बटे 3x धन 2y का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात किसी भी संख्या का छोटा रूप या न्यूनतम रूप को बताता है। हम अनुपात से यह नहीं कह सकते कि वह उसका वास्तविक मान है। ठीक इस तरीके से इसका हम हल देखते हैं। दिया हुआ है हमारा, दिया है x अनुपात y बराबर 2:5 हो तथा संख्या 2 के व 5 के हो तो हमने अभी आपको बताया कि जो अनुपात है वो न्यूनतम रूप को बताता है, तो उस न्यूनतम रूप में कोई संख्या का हम गुणा कर देते हैं। एक के ऐसी संख्या है जिसका हम इस अनुपात में गुणा कर दिए तो हमको उसकी वास्तविक संख्या का मान निकल गया। तो हम ये मान लिए कि संख्या 2 के व 5 के हो तो x बराबर 2 के व y बराबर 5 के होगा। हम ये मान लिए कि x का मान 2 के बराबर है और y का मान 5 के बराबर है। अतः 2x धन 3y बटे 3x धन 2y बराबर, अब इस x का मान 2 के है, 2 पहले से है, x के जगह 2 के रख दिए, 3 पहले से है, y के जगह 5 के रख दिए, फिर 3 पहले से है, x के जगह 2 के रख दिए और 2 पहले से है तो y की जगह 5 के रख दिए। x और y के मानों को यहाँ पर कोष्टक में रखते गए, x का मान 2 के और y का मान 5 के। ठीक उसी तरीके से हर में 3 पहले से है गुणांक, x के जगह 2 के और 2 पहले से गुणांक है, y की जगह 5 के। हम इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 के, 5 तिया 15 के, 3 दूनी 6 के और 5 दूनी 10 के। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 15 और 4 19 के और 10 और 6 16 के, 19 के बटे 16 के। अब अंश और हर से के और के आपस में कट जाएंगे तो इस तरीके से बच गया हमारा 19 बटे 16। या हम यह कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 19 अनुपात 16। ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। हमारा बताने का मतलब यह है कि कोई भी शिक्षक के द्वारा बताया गया तरीका ही अंतिम नहीं है। आप उसको अपने तरीके से भी दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। हम दूसरा तरीका भी आप बताते हैं, आपको फैसला करना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। कोई तरीके गलत नहीं है। दूसरे तरीके से बनाते हैं, उसी में हम देखते हैं कि हमको जो ज्ञात करना है वो 2x धन 3y बटे 3x धन 2y, इसका मान ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं कि अंश में से और हर में से दोनों से y को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से y को कॉमन या उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ पर 2x है और हम उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं y को, यहाँ पर तो y नहीं है, तो y उभयनिष्ठ निकालने से वह जो y है वो उसके हर में आ जाएगा। जब हम कोष्टक को खोलेंगे
y का गुणा जब हम इससे करेंगे तो ये गुणा होगा तो y और y अंश और हर के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2x जो इधर प्रश्न में दिया गया है। ठीक उसी तरीके से यहां से हम y को उभयनिष्ठ निकाल लिए तो y हट गया तो 3 बचा। वही प्रक्रिया नीचे की ओर करते हैं, y को फिर उभयनिष्ठ निकाले, यहाँ 3x है तो ये हो जाएगा 3x बटे y, क्योंकि कोष्टक को जब हम खोल के गुणा करेंगे तो देखेंगे कि ये y और y कट जाएगा, हमारा 3x बचेगा जो प्रश्न में 3x दिया हुआ है। ये प्रक्रिया को अपने मन में करके हमको देख लेना है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। दूसरी स्थिति में y निकल गया तो 2 बचा। अब हम क्या देखते हैं कि इसके अंश में भी y है और हर में भी y है, ये दोनों y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच गया हमारा 2x बटे y धन 3 और 3x बटे y धन 2। अब प्रश्न में x बटे y का मान दिया गया है। प्रश्न में x अनुपात y का जो मान है ये 2:5 हमारा दिया ही हुआ है, तो हम इस x बटे y के जगह में 2/5 को लिख देते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं हम 2 और ये 2/5 धन 3 पूरा का बटे 3 और 2/5 धन 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 4 और ये 5 दिया 15/5 और नीचे वाले का हम लघुत्तम निकाल लिए तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10/5। इसका गुणा हो गया, लघुत्तम निकाले तो 5 आ गया, 3 दूनी 6, 5 का गुणा 2 से हुआ तो 5 दूनी 10। इसको हम हल करते हैं तो 15 और 4 19/5 पूरा का बटे 10 6 16/5। अब 19/5 को हम 16/5 से भाग दे रहे हैं, तो 19/5 को जब हम 16/5 से भाग देंगे तो 19/5 गुणित 5/16, ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए, हमारा बच गया 19/16 या 19:16 और यही हमारा उसका मान है। पहले तरीके में भी आप देखो कि उसका मान 19/16 निकला हुआ था, दूसरे तरीके से भी उसका मान 19/16 ही निकला है, मतलब हमारा दोनों तरीका सही है। इसके कुछ सवालों को आप लोग बनाएंगे, कल हम इससे संबंधित और कुछ 1-2 प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।